हाँ, आज की टॉपिक है मेटलर्जी का लास्ट। मेटलर्जी में टोटल 4 स्टेप्स हैं, जिसमें से अब तक 3 स्टेप्स हो चुके हैं। ध्यान से सुनो, स्टेप्स और मेथड में फर्क है। स्टेप्स और मेथड में फर्क है। जब मैं बोलूं स्टेप तो वो स्टेप है, मगर स्टेप्स के अंदर भी कुछ मेथड्स हैं, इसीलिए ध्यान से बस सुनना है। मेटलर्जी के केवल 4 स्टेप्स हैं। पहला, एनरिचमेंट ऑफ ओर। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स। तीसरा, रिडक्शन। एंड चौथा, रिफाइनिंग। पहला, एनरिचमेंट ऑफ ओर। स्टेप्स में 4 मेथड्स हैं: हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और लीचिंग, जिसे बोलते हैं केमिकल सेपरेशन। दूसरे स्टेप्स जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, इसमें 2 मेथड है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। 2 मेथड है। तीसरा स्टेप, रिडक्शन। रिडक्शन मेथड में भी, स्टेप में भी कुछ मेथड्स हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स को ऑब्टेन करना चाहते हो तो डू नॉट रिक्वायर रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर सेल्फ रिडक्शन से भी मिल जाएगा। अगर कुछ रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उनको स्मेल्टिंग और थर्माइट प्रोसेस से ऑब्टेन किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। और लास्ट, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो तीसरे स्टेप के भी 3 या 4 मेथड थे। अब तक 3 स्टेप हो चुके हैं। फिर से ध्यान से सुनो, रिडक्शन प्रोसेस तक हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि हमारा जो ओर, जो टोटल मिट्टी था, वो मिट्टी अब हमारे हाथ में मेटल के रूप में आ चुका है। हाथ में का मतलब ये नहीं कि हाथ में आ जाए, सामने भी पड़ा हुआ हो सकता है। आ चुका है, हमारे सामने मेटल आ चुका है। हम उसे आयरन बोल सकते हैं, हम उसे कॉपर बोल सकते हैं, हम उसे एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हमारा मेटल अभी भी 100% प्योर नहीं है। कहते हैं कि जो मेटल ऑब्टेन होता है बाय रिडक्शन वो 95-94% ही प्योर होता है। उसमें अभी भी 5-6% इम्प्योरिटी होती है। हम उस 5-6% इम्प्योरिटी में से कितना इम्प्योरिटी रिमूव कर सकते हैं, पूरा कभी नहीं कर सकते, ये भी सुन लो। तो कितना कर सकते हैं, तो एक बार एक फाइनल टच देना होता है। इस फाइनल टच को ही बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग। तो आज के मेथड, स्टेप का नाम, सॉरी स्टेप बोलो, आज के स्टेप का नाम है रिफाइनिंग। ठीक है, आज के टॉपिक का नाम है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, ठीक है। रिफाइनिंग जो है हमारा मेटलर्जी का चौथा स्टेप। रिफाइनिंग में भी बहुत सारे मेथड्स हैं। रिफाइनिंग में भी बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको मेटलर्जी में फिर से आपको रिफाइनिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन सब कुछ पढ़ना पड़ता है। रिफाइनिंग में भी तरीके हैं, जैसे डिस्टिलेशन, लिक्विएशन, सब्लिमेशन, साथ में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आएगा, जोन रिफाइनिंग आएगा, वेपर फेज रिफाइनिंग आएगा, क्रोमेटोग्राफी तक आता है। लेकिन हमारे 10th के सिलेबस में केवल और केवल एक ही मेथड है। जरा मैं उसको डिटेल में आज बताने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं और पहले भी बोला था कि ये एक ऐसा जो टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसके आने के चांसेस 101% है, मतलब है ये आएगा, मतलब आएगा, हाफ ईयरली हो या फाइनल, आएगा मतलब आएगा। तो रिफाइनिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से हम एक ही मेथड करेंगे क्योंकि हम 10th के सिलेबस द्वारा बंधे हुए हैं। किसी दिन टाइम मिला तो एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ बताएंगे।
फिलहाल आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ध्यान देना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन डिफरेंट थिंग है, वहां पर किसी कंपाउंड को रखा जाता है मेटल ऑब्टेन करने के लिए, मगर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में मेटल को ही रखा जाता है, उसमें से प्योर मेटल ऑब्टेन करने, कंपाउंड नहीं, मेटल को ही रखा जाता है, इसीलिए इस बात का ध्यान देना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आपको आएगा कंस्ट्रक्शन, यानी कि डायग्राम, रिएक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। डायग्राम, रिएक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। मैं सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूं, सबसे पहले डायग्राम। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है और सिर्फ डायग्राम भी ढंग से बनाया है तो आपको 5 में से 4 नंबर की गारंटी मैं देता हूं। डायग्राम, एक बर्तन लिया जाता है और उस बर्तन के अंदर एक इम्प्योर मेटल रखा जाता है। अभी डायग्राम नोट करने की कोशिश मत करना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अभी डायग्राम में कुछ चेंजेस भी आने वाले हैं। तो एक मेटल लिया जाता है इम्प्योर, और इम्प्योर मेटल को बैटरी के प्लस से जोड़ा जाता है, और एक तरफ एक और रखा जाता है प्योर मेटल। प्योर मेटल अपने घर से लाना पड़ता है और उसको बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं। तो इसका मतलब आप पूरे दिल से कह सकते हैं कि थिक impure metal act as anode। यहाँ पर थिक impure, लेकिन एक बात है सर, कौन सा मेटल, यहाँ भी आपके दिमाग में सवाल आएगा कौन सा मेटल। तो जवाब है, यहाँ एक मेटल का एग्जांपल भी ले लो ताकि हम दुनिया को सबूत तो दिखा सकें कौन सा मेटल। तो यहाँ पर कॉपर का ही खास एग्जांपल दिया गया। तो यहाँ पर हम थिक इम्प्योर कॉपर, थिक इम्प्योर कॉपर एज एनोड, थिक इम्प्योर कॉपर एज एनोड, ठीक है। और यहाँ पर थिन प्योर कॉपर एज कैथोड। इसका मतलब हमारा कैथोड भी कॉपर है और एनोड भी कॉपर है। यहाँ देखना कितना जादू है, जादू, कि आप जब रिफाइनिंग करते हो तो एनोड भी जिस मेटल का होता है कैथोड को भी उसी मेटल का होना चाहिए। मगर तीसरा सबसे जादू की बात है, सर मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो उनको आपस में कनेक्ट भी तो करो, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड होते हैं किसी केमिकल के माध्यम से, जिसको हम प्यार से इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रोलाइट में भी एक बात कॉमन है कि वो भी कॉपर से ही बना होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का सबसे बड़ा शर्त यही है, एनोड भी कॉपर का होना चाहिए, कैथोड भी कॉपर का होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी क्या करने वाला हूँ आप देख सकते हो। तो मैंने इस सॉल्यूशन में इसको डुबा दिया, एक सॉल्यूशन में इसको डुबा दिया। तो कॉपर से बना मैं सॉल्यूशन पूछूं तो आपके मुंह से फट से जरूर एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अक्षित गुप्ता, कितना फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन है इसका, वेरी गुड। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिल्कुल सही जवाब, एक्वस। मैं यहाँ एक्वस लिख देता हूँ, एक्वस, ताकि आपको समझ आए इट सॉल्युबल है। लेकिन इससे भी बेहतरीन तकनीक से लिखने का एक तरीका और भी है। कॉपर सल्फेट पानी में कॉपर सल्फेट के फॉर्म में नहीं रहता है, ये भी अच्छे से सुन लो। कॉपर सल्फेट याद रखो,
कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में अपने कैटायन और एनायन के फॉर्म में रहता है। कैटायन भी एक्वस और एनायन भी एक्वस। एक्वस मतलब पानी। तो ये दुनिया का कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, उसे पानी में डिसॉल्व कर दो तो वो अपने रिस्पेक्टिव कैटायंस और एनायंस में अलग हो जाता है। इसको डिसोसिएशन और आयनाइजेशन बोलते हैं। ये बात याद रखना। That's why ionic compound are good conductor of electricity because they dissociate into cations and anions. ये भी कारण है why ionic compound are good conductor। इसका जवाब। अब बारी आती है, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो यहाँ कौन सा खेल होने वाला है, उस खेल को समझना है। जरा समझते हैं। हमें पता है कॉपर 2 पॉजिटिव यानी कि उसमें प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जरा मुझे बताओ। बिल्कुल सही जवाब निखिल। तो प्लस चार्ज माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का कॉपर है, जो सॉल्यूशन का कॉपर है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉपर 2 पॉजिटिव फ्रॉम सॉल्यूशन। यहाँ जो कॉपर 2 पॉजिटिव है फ्रॉम सॉल्यूशन, उसे कौन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कैथोड। इसका मतलब कॉपर जो है यहाँ जाएगा और यहाँ पर चिपक जाएगा, यहाँ पर चिपक जाएगा। तो क्या एक ही जगह में चिपकेगा या जगह जगह से कॉपर जा रहे हैं भाई? पूरा सॉल्यूशन कॉपर से डूबा हुआ है। देखो यहाँ भी कॉपर होगा, यहाँ भी कॉपर होगा, यहाँ भी कॉपर होगा, चारों तरफ कॉपर ही कॉपर होंगे, तो सब के सब इस तरफ जा रहे हैं, सब के सब। इसका मतलब इस कॉपर के रॉड के ऊपर कॉपर की नई लेयर जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी, जमा होती जाएगी, और धीरे धीरे ये रॉड मोटा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। इसका मतलब ये कॉपर सॉल्यूशन जो है एक्वस, मुझे यहाँ पे एक्वस लिख देना चाहिए, ज्यादा सिंपल रहेगा। ये सॉलिड हो जा रहा है, सॉलिड हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो डिपोजिट एट कैथोड, डिपोजिट एट कैथोड। तो धीरे धीरे हमारा जो प्योर कॉपर है, बात समझ आ रही ना, प्योर कॉपर है, उसका साइज बढ़ता जा रहा है, उसका साइज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, इसे तो ब्लू कर देता हूं मैं, और यहाँ पर थोड़ा सा लाली चढ़ा देते हैं, लाली। तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या हो रही है, कोई उस समस्या को समझ पा रहा है नहीं। समस्या ये है कि अगर सॉल्यूशन का कॉपर रॉड में जमा हो जाए भाई, तो सॉल्यूशन के कॉपर में तो कमी आ जाएगी। अब हम क्या करें? अब खेल होगा एनोड वाला। तो कॉपर जो हमारे सॉल्यूशन में है कॉपर, वो यहाँ पर सॉल्यूशन का कॉपर जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, कम पड़ने लग जाता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा एनोड का कॉपर पार्टिसिपेट करता है, कूद जाता है। स्वतंत्रता सेनानी अगर अंग्रेज बलि चढ़ा देंगे तो घर घर से भगत सिंह निकलेगा भाई, भगत सिंह घर घर से निकलेगा। और पार्टिसिपेट करेगा, और तो आप देख सकते हो कि कैथोड में सॉल्यूशन का कॉपर अगर डिपॉजिट हो जाए तो सॉल्यूशन में कॉपर की हो जाएगी कमी। उस कमी को पूरा करने के लिए
एनोड का कॉपर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एनोड में जो कॉपर है वो तो Cu है, एनोड में जो कॉपर है वो तो Cu है, यानी सॉलिड स्टेट में है, तो वो क्या होता जा रहा है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव यानी एक्वस बनता जा रहा है। योगिता परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अगर ये प्रोसेस कुछ समय तक चलता रहे चलता रहे चलता रहे और चलता ही रहे, तो अगर इसका रॉड का साइज बढ़ता जा रहा है तो वहां क्या खेल होगा, ये रॉड डिसॉल्व, बिल्कुल सही, कम, डिसॉल्व, डिक्रीज, डिसइंटीग्रेट, सड़ता जाएगा, जैसे डोगरी में वर्ड है सड़ जाएगा, सर सड़ गया, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था डायग्राम में थोड़ा चेंजेस आएगा, इसलिए अभी मैं बता रहा, ये देखो साड़ गया, सड़ रहा है, एकदम सड़ रहा है। तो बच्चों एक कमाल की बात है, सॉल्यूशन को क्या फर्क पड़ा, सॉल्यूशन को फर्क क्या पड़ा, क्योंकि जितना कॉपर उसने लॉस किया था ना उतना कॉपर वो गेन कर लेता है, जितना कॉपर उसने लॉस किया था उतना ही कॉपर गेन कर लेता है। यहाँ एक कहावत है कि सॉल्यूशन को दोबारा यूज किया जा सकता है, बिकॉज सॉल्यूशन के कॉपर में कोई लॉस नहीं होता है, कहते हैं सॉल्यूशन के कॉपर में कोई लॉस नहीं होता है, इसलिए सॉल्यूशन कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। यहाँ अगर कोई चीज लॉस हो रहा है वो तो सिर्फ एनोड लॉस हो रहा है, एनोड का कॉपर लॉस होता है, और किसका कॉपर गेन हो रहा है, कैथोड का। अगर मैं थोड़ा और डीप बोलूं तो जो इम्प्योर है रॉड उसका साइज छोटा होता जा रहा है और प्योर वाले का साइज बड़ा होता जा रहा है, इसका मतलब मेरा इम्प्योर कॉपर टेलीपोर्ट हो रहा है। कैसा लगेगा, इमेजिन करो, आप देख नहीं पा रहे हो, कॉपर एक तरह से टेलीपोर्ट हो रहा है, इमेजिन करो, नहीं प्रैक्टिकली टेलीपोर्ट नहीं हो रहा है, ये मत बोलना सर हमें 10th में टेलीपोर्टेशन पढ़ाया गया है, आज मैं टेलीपोर्टेशन के ऊपर 2 घंटे का लेक्चर दूंगा, नहीं ये टेलीपोर्टेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। इनडायरेक्टली ये सोचो कॉपर एक जगह गायब हो गया और दूसरी जगह प्रकट हो गया है, यानी कि एक जगह इम्प्योर गायब हो गया और दूसरी प्योर प्रकट हो गया, तो एक तरह से ऐसा नहीं हो रहा टेलीपोर्टेशन, एक मशीन से गायब होना दूसरी मशीन में प्रकट हो जाना। लेकिन यहाँ पर खेल कुछ निराला भी है, एक बार रिपीट करो प्रोसेस, नंबर देना अपना, मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पर इम्प्यूरिटी जमा हो जाती है, यहाँ पर इम्प्यूरिटी जमा हो जाती है, बिकॉज यहाँ कोई चीज नहीं जा पाता है तो वो है इम्प्यूरिटी। मैंने एक मूवी देखी है एलियंस वाली, जिसमें एलियंस 3-3 पैरों वाले मशीन में उतरते हैं और एक ऐसी रेडिएशन छोड़ते हैं कि बंदा गायब रहता है, उसके जेवर जो है ना उसके धम्म से नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ है कि यहाँ पे कॉपर डिसॉल्व होता जा रहा है, कॉपर जो है डिपॉजिट होता जा रहा है, यहाँ जो चीज डिपॉजिट मूव नहीं कर रही है वो है इम्प्यूरिटी। लेकिन मैं इसको इम्प्यूरिटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इम्प्यूरिटी बोलने से इस चीज की तौहीन हो जाएगी, क्योंकि एक कहावत है आम के आम और गुठलियों के दाम, तो यहाँ वो कहावत एकदम फिट बैठती है। कैसे, यहाँ जो चीज इम्प्यूरिटी है ना उसको इम्प्यूरिटी नहीं एनोड मड बोलते हैं, इम्प्यूरिटी बोलते हैं, इसको एनोड मड बोलते हैं, क्योंकि ये एनोड के नीचे डिपॉजिट होता है, इसको बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड बहुत ही काम का चीज है, इम्प्यूरिटी तो उसे बोलते हैं जो वेस्ट है, ठीक है ना। एनोड मड काम का इसलिए क्योंकि कॉपर की एक्सट्रैक्शन के दौरान एनोड मड में कभी कभी गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जैसे महंगे एलिमेंट्स भी पाए गए हैं, पाए गए हैं क्या, अक्सर पाए ही जाते हैं।
कहते हैं गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम मिलता है, और इतना मिल जाता है बच्चों, इतना मिल जाता है कि ये जो बिजली का खर्चा है, देख रहे ना, ये बिजली लग गया, ये बिजली का खर्चा वसूल हो जाता है, बिजली का खर्चा वसूल हो जाता है कि नहीं। आम के आम और गुठलियों के दाम, गन्ने का रस निकालो और उसी रस से गुड़ बनाओ, गन्ने का रस निकालो और उसी रस से गुड़ बनाओ, लेकिन आग जलाने के लिए उसी गन्ने की ही कचरे को जला दो, यानी कि गन्ने ने अपने ही कचरे से खुद का गुड़ बना दिया। तो आपका खर्चा क्या हुआ? गुड़ बनाने में खर्चा कहाँ आया? आग जलाने का खर्चा होता है। तो मतलब कि वेस्टेज नहीं है यहाँ पे। अखिल शर्मा ने कहा नो वेस्टेज। क्या बात है, क्या। तो यहाँ पर बात समझ आई। ये प्रोसेस 101% एग्जाम में आता है, एग्जाम में 100%। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप बुक में से नोट कर लेना यार, जो भी है। उम्मीद है दबा के स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, अगर आप बता सकते हो कि हम कॉपर के अलावा क्या सभी मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्योर करते होंगे, तो इसका जवाब है नहीं। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक कुछ ही ऐसे गिने चुने मेटल हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्योर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में भी जो प्योरिटी है वो 99.99% है। अगर आपने गोल्ड कॉइन्स खरीदे हैं, अगर आपने गोल्ड के बार्स खरीदे हैं, बिस्कुट खरीदे हैं, स्मगलिंग वाले बिस्कुट जो देखे हैं, ईंट देखे होंगे बड़े बड़े टीवी में, हमेशा देखना 99.999 इतना ही लिखा होता है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्योरीफाइड है। और उनका यही रेंज है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से केवल 99.999% ही प्योर होता है। अभी आप 10th में हो, इसीलिए आपको लगता है सर 99.999 को आप 100 क्यों नहीं बोल रहे हो, बिकॉज हायर क्लासेस में जाओगे तो पता चलेगा कि दुनिया में 99.999999 इतना तक प्योरिटी करते हैं लोग, यानी कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट, इतनी शुद्धता भी लोग करते हैं। तो इसीलिए ऐसी टेक्निक भी हमारे देश और दुनिया और विज्ञान दे चुका है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को बेस्ट नहीं बोलेंगे, इससे भी बेस्ट होंगे। 100 तो मैंने बोला था कि हो ही नहीं सकता। अब बारी आती है मेटलर्जी के समापन की। यहाँ पर मेटल नॉन मेटल चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं आपको इस चैप्टर के 4 या 5 हिस्से बता रहा हूँ, मेटल नॉन मेटल के 4 या 5 हिस्से बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो और इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं और आज की सभा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ बिकॉज इस असली पढ़ाई तो आज की हो चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, सबको फायदा मिलेगा। मेटल नॉन मेटल चैप्टर को अगर आप 5 या 6 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 5 या 6 हिस्सों में, क्योंकि ये चैप्टर इतना वास्ट है कि आप पढ़ते पढ़ते खो जाओगे। एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो 2 घंटे में निपट जाएगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी नहीं किसी और रिफ्रेशर की बात कर रहा हूँ। मेटल नॉन मेटल को पढ़ते वक्त उसके सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूज में एक हिस्सा करना। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल 2 हिस्से हैं, मेलिएबल, डक्टाइल, और उनके साथ साथ यूज भी करते जाना, और एनोम एक्सेप्शन प्रॉपर्टी भी पढ़ते जाना, जैसे बेस्ट कंडक्टर है, एक्सेप्शन में ग्रेफाइट है, ये करते जाना साथ में होता जाएगा।
उसके बाद दूसरा मेटल नॉन मेटल के यूज में अलग से भी पढ़ना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कॉपर का यूज, एल्यूमिनियम का यूज, आयरन का यूज, मैं क्या बताऊंगा आपको तो अच्छे से पता ही है, नहीं पता है तो देख लो आपको पता चल जाएगा। ये एक हिस्सा है पढ़ाई का जिसमें मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा है, पता है, दूसरा हिस्से में आएगा मेटल और नॉन मेटल के बीच केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, ल्यूइस कॉन्सेप्ट, जिसमें आयनिक बॉन्ड को दर्शाया गया है। इसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मेटल आर रिच इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉनिकली पुअर, डेफिशिएंट। वो गेन, ये लॉस, ये कैटायन, ये एनायन, आयनिक बॉन्ड, ये हिस्सा हो गया। इसके अंदर ही आयनिक कंपाउंड भी पढ़ना है, पढ़ा चुके हैं। आयनिक कंपाउंड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये दूसरा हिस्सा था। दूसरा हिस्सा था कोवलेंट को इन्वॉल्व मत करना। जिनके स्कूलों में मेटल नॉन मेटल में ही कोवलेंट पढ़ा दिया है वो एक कदम आगे चल रहे हैं दुनिया से, नहीं, हमें दुनिया के साथ चलना है। अगला तीसरे हिस्से में मेटल की एक्सट्रैक्शन आएगा, मेटलर्जी जिसे बोलते हैं, जो अभी हमने किया, जिसके अंदर एनरिचमेंट ऑफ ओर। लेकिन पहले ओर्स के नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि ओर का एक नाम बता दो, हेमेटाइट का फॉर्मूला बता दो। वो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है कि वो आज तक ना आए। तो एक वो चीज है। दूसरा चीज है मेटल की ओर की एनरिचमेंट। यहाँ एक बेवकूफ ने बोला कि यहाँ जो एनोड मड है उसको उसने बोला था गैंग। तो मैं उस बेवकूफ को ये बात बता दूं, गैंग ओर में निकलता है, मेटल में से गैंग नहीं निकलता, ठीक है। तो ओर की एनरिचमेंट पहला था। दूसरा क्या था, कैल्सिनेशन रोस्टिंग। तीसरा रिडक्शन, और चौथा रिफाइनिंग, जो यहाँ पर खत्म हो गया। तो इसका मतलब मेटल नॉन मेटल में पहला हिस्सा मेटल नॉन मेटल पढ़ना था, दूसरा हिस्सा आयनिक बॉन्ड पढ़ना था, कंपाउंड, तीसरा हिस्सा मेटल की एक्सट्रैक्शन पढ़ना था, चौथा हिस्सा कोरोजन रस्टिंग दोबारा है। इसमें कोरोजन रस्टिंग दोबारा है, लेकिन मैंने फर्स्ट चैप्टर में इतना डिटेल में पढ़ा दिया था ना कोरोजन रस्टिंग, कि आप जिसको नहीं पता वो पहले लेक्चर का वीडियो देख ले, उसको हद से ज्यादा पता चल जाएगा। इतना कि वो 12th में ही पास हो जाएगा, इतना अच्छा बता रहा है, ठीक है। तो वो कोरोजन रस्टिंग है। और लास्ट पांचवा हिस्सा एक बच्चे ने भी कमेंट किया था, क्या था पांचवा हिस्सा, एलॉय। और याद रखना एलॉय भी हमने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। तो यहाँ पर ये तो खत्म हो गए सारे, लेकिन पूछो सर अभी भी इस चैप्टर में एक सस्पेंस है, पूछो क्या है वो सस्पेंस? कोई खुद से बताएगा? अरे क्या आप क्यों बोल रहे हो, कोई खुद से बताओ ना। इस चैप्टर में जो सस्पेंस है वो ये है, सर क्या नॉन मेटल की भी एक्सट्रैक्शन हो सकती है? क्या हम नॉन मेटल को भी पढ़ सकते हैं कि कैसे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए? हम तो मेटल एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर का नाम मेटल एंड नॉन मेटल है। तो इसकी ये सबसे बड़ी क्लू ये है कि किसी भी स्कूल में ये नहीं बताते कि नॉन मेटल की भी एक्सट्रैक्शन है। हाय हाय हाय, मैं अभी इस रिकॉर्डिंग को पॉज करने वाला हूँ, ठीक है, और आपको नॉन मेटल की एक्सट्रैक्शन बताऊंगा, ताकि ये वीडियो बाकी बच्चों के हाथ न लगे। हाँ, कोई अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके पढ़ रहा है तो नमस्ते, क्या